बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज पांचवा लेक्चर है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और जो टॉपिक आज शुरू करेंगे हम दैट इज लीज। लीज जो है इट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 105 में इसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। Definition of lease under section 105. क्या कहते हैं जी? Lease defined. A lease of immovable property is a transfer of right to enjoy such property. सबसे पहली चीज है नंबर 1, लीज किस हवाले से है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। लीज किस हवाले से है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। सिर्फ और सिर्फ ये किस में डील करेगी? गैर मनकूला जायदाद के साथ लीज का कॉन्सेप्ट डील करेगा। नंबर 2, इसके अंदर हमने कहा राइट टू एंजॉय। लीज के अंदर कौन सा राइट ट्रांसफर हो रहा है एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ? दैट राइट इज राइट टू एंजॉय दैट प्रॉपर्टी। उसको आप राइट टू यूज भी कह सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का राइट से ट्रांसफर हो रहा है। आगे लिखा है जी मेड फॉर ए सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। नंबर 3 इज सर्टेन टाइम पीरियड। लीज के अंदर जो टाइम पीरियड होगा दैट टाइम पीरियड शैल ऑलवेज बी सर्टेन, चाहे वो 1 साल है, 2 साल है, 10 साल है, 50 साल है। जितने भी टाइम पीरियड के लिए एक शख्स दूसरे शख्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के लिए, दैट टाइम पीरियड शैल ऑलवेज बी सर्टेन एंड मेंशन्ड। आगे कहते हैं जी इन कंसिडरेशन ऑफ ए प्राइस पेड और प्रोमिस्ड और मनी, अ शेयर ऑफ क्रॉप्स, सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू बी रेंडर्ड पीरियडिकली और ऑन स्पेसिफाइड ओकेजन टू बी ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफरी हु एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर ऑन सच टर्म्स। अगर इसको हम लिखें पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और इस बात को एक्सप्लेन करें कि लीज के कॉन्सेप्ट के अंदर कंसिडरेशन से मुराद क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लीज में कंसिडरेशन से मुराद वो अमाउंट है, वो पैसा है जो एक शख्स प्रॉपर्टी को अपने पास उसका राइट ऑफ एंजॉयमेंट, राइट ऑफ यूज, इस्तेमाल का हक लेके दूसरे शख्स को जिसकी प्रॉपर्टी है उसको अदा करता है। और वो किस किस शेप में हो सकती है कंसिडरेशन? दैट कंसिडरेशन मे बी इन द शेप ऑफ मनी, पैसे की सूरत में वो कंसिडरेशन हो सकती है, यानी दोनों पार्टीज के दरमियान ये डिसाइडेड है कि आप हर माह मुझे इतना इसका रेंट पे करेंगे, तो दैट विल बी इन द शेप ऑफ मनी। दैट कंसिडरेशन मे बी इन द शेप ऑफ सर्विसेज, कि मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लीज पे दी है, इसके बदले आप मेरा फलां फलां काम करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो सर्विसेज कैन बी ऑफ एनी नेचर, किसी भी नेचर की किसी भी सूरत में वो सर्विसेज बदले में दी जा सकती हैं। एंड नंबर 3, शेयर इन क्रॉप्स। लीज के अंदर क्रॉप्स का, फसल का शेयर भी अदा किया जा सकता है। 10%, 20%, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड अगर किसी ने किसी को लीज पे दी है तो डिसाइड किया जा सकता है दोनों पार्टीज के माबैन कि आप मुझे जितनी फसल होगी उसका 20% रेंट की सूरत में देंगे, 30% रेंट की सूरत में देंगे। तो शेयर इन क्रॉप्स की सूरत में भी लीज में रेंट या प्रीमियम पे किया जा सकता है। एक और चीज जो इसी
पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के अंदर लिखी है वो है कि या तो इसके लिए टाइम पीरियड फिक्स्ड होगा ये रेंट पे करने के लिए, यानी दोनों पार्टीज के दरमियान डिसाइड कर लिया जाएगा कि आप हर एक साल के अंदर हर माह का रेंट पे करेंगे, हर साल का रेंट पे करेंगे, यानी ईयरली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर पे करेंगे, या फिर किसी भी ओकेजन के ऊपर। अब ओकेजन की जब बात आएगी तो वो शेयरिंग क्रॉप्स वाली बात है, यानी ओकेजन के ऊपर कैसे रेंट पे किया जाएगा, ओकेजन पे रेंट ऐसे पे किया जाएगा फसल की कटाई के ऊपर, दैट इज एन ओकेजन। जब फसल तैयार हो जाएगी उसकी कटाई होगी तो आप मुझे रेंट पे करने के पाबंद हैं। तो शेयरिंग क्रॉप्स की सूरत में आ रहा है तो वो रेंट उतना फिर पे कर दिया जाएगा। सो दीज आर बेसिकली, ये जो डेफिनेशन के अंदर हमने बातें लिखी हैं यही इस लीज के एसेंशियल्स भी हैं। यानी सबसे पहले आप डेफिनेशन करेंगे लीज की अंडर सेक्शन 105, उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे, आपकी इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड हेडिंग है, दिस इज योर थर्ड हेडिंग, दैट इज एसेंशियल। और एसेंशियल्स में ये चारों बातें आप मेंशन करेंगे, ये चारों बातें बीच में लिख देंगे। ओके, उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिगार्डिंग लीज। आई रब दिस। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी सेक्शन 105 में ही एक्सप्लेन हुए हैं सेकंड पैराग्राफ में। उसकी हेडिंग भी बनी हुई है, हेडिंग है लेसर लेसी प्रीमियम रेंट डिफाइंड। उसके आगे लिखा हुआ है जी, द ट्रांसफरर इज कॉल्ड द लेसर, द ट्रांसफरी इज कॉल्ड द लेसी, द प्राइस इज कॉल्ड द प्रीमियम एंड द मनी शेयर सर्विस और अदर थिंग टू बी सो रेंडर्ड इज कॉल्ड द रेंट। सो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इसकी कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू लीज। लीज के हवाले से अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं जो इसके अंदर हमें समझ जिनकी आनी जरूरी है। नंबर 1 इज लेसर। हु इज लेसर जी? लेसर वो शख्स है जो किसी प्रॉपर्टी को, अपनी किसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे शख्स को सर्टेन टाइम पीरियड के लिए राइट ऑफ पोजेशन दे देता है। यानी अगर एक मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको रेंट आउट करना चाह रहा हूं और मैं किसी दूसरे शख्स को देता हूं, आप में से किसी को देता हूं कि आप 1 साल के लिए इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर माह का 15,000 रुपए मुझे रेंट अदा करेंगे फॉर राइट ऑफ यूज या राइट ऑफ एंजॉयमेंट या राइट ऑफ पोजेशन। तो मैं जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने ट्रांसफर की है, जो ट्रांसफरर है, आई विल बी नोन एज लेसर। सेकंड इज लेसी। लेसी देखिए वो शख्स है जिसको कोई प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर की जाती है। यानी वो शख्स, मैंने अगर एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की तो जिस शख्स को मैंने वो प्रॉपर्टी रेंट आउट या लीज आउट की, जिस शख्स को मैंने राइट ऑफ पोजेशन दिया, जिस शख्स ने मुझे उसके ऊपर रेंट पे करना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द लेसी। नंबर 3 इज प्रीमियम। व्हाट इज प्रीमियम जी? प्रीमियम उर्फे आम में हम उसको कहते हैं दैट इज डाउन पेमेंट, या जो ऐसा पैसा, पगड़ी वगैरह जिस सेंस में यूज होती है, ऐसा पैसा जो कंसिडरेशन की सूरत में ही दिया जाता है लेकिन वन टाइम पेमेंट के हिसाब से जो पे कर दिया जाता है फ्रॉम लेसी टू लेसर। अदा किसने करना है? लेसी ने अदा करना है। किसको देना है? लेसर को देना है। वो डाउन पेमेंट हो सकती है, वो पगड़ी हो सकती है, वो सिक्योरिटी हो सकती है उस प्रॉपर्टी की कि मैं इस प्रॉपर्टी की देखभाल सही तरीके से करूंगा। वो किसी भी मोड में, किसी भी हवाले से वो जो पैसा है वो दिया जा सकता है एंड इट विल बी नोन एज प्रीमियम। लास्ट कॉन्सेप्ट इज रेंट। व्हाट इज रेंट जी? रेंट वो पैसा है जो पीरियोडिकली बेसिस के ऊपर या किसी स्पेसिफाइड ओकेजन के ऊपर जो लेसी ने लेसर को अदा करना होता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड द
रेंट। अब वो पैसा किस सूरत में है जो हमने पहले बातें की हैं पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के अंदर, वो पैसा है सर्विसेज की सूरत में, मनी की सूरत में कंसिडरेशन हो सकती है, शेयरिंग क्रॉप्स की सूरत में वो कंसिडरेशन हो सकती है, then that amount will be called as rent। एक एग्जांपल इसकी लिखते हैं इन चारों कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल ए ने एक हाउस नंबर XYZ बी को रेंट आउट किया। पोजेशन किसने दिया? ट्रांसफरर कौन है? ए। A will be called lessor। इसको possession दिया, B will be called lessee। A ने B को कहा कि आप मुझे एडवांस अमाउंट या सिक्योरिटी की मद में 50,000 रुपीस पे करेंगे, 50K। तो ये जो अमाउंट है सिक्योरिटी की मद में, दिस इज प्रीमियम, और इसके साथ साथ आप मुझे हर माह एवरी मंथ 15,000 रुपए इसका राइट ऑफ यूज के बदले देंगे, राइट ऑफ पोजेशन के बदले देंगे। दिस 15,000 रुपीज इज रेंट, ये रेंट है उसका। सो दीज आर 4 कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू लीज जो हमें समझ आने जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलेंगे जी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 107 पहले करेंगे हम, लीज हाउ मेड। मेन हेडिंग होगी हमारी है लीज हाउ मेड। अब लीज या किसी प्रॉपर्टी को लीज करने का तरीका क्या है? दैट प्रोसीजर, द प्रोसेस इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 107। सेक्शन 107 क्या कहता है? A lease of immovable property from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent can be made only by a registered instrument। तो पहली हेडिंग हम लिखेंगे by registered instrument। तो सबसे पहली इसमें जो चीज है कि लीज रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट लीज के लिए कब होना जरूरी है, या कब लीज कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड होगी अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उसके अंदर लीज की कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तब है जब लीज एक्सीड्स 1 ईयर, किसी भी लिहाज से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी लीज का टाइम पीरियड 1 साल या उससे ज्यादा का है तो लीज की जो रजिस्ट्रेशन है दैट विल बी कंपल्सरी, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाएगी। अब वो 1 साल का टाइम पीरियड कैसे कैसे एक्सीड हो रहा है, वो लिखा हुआ है जी लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, के साल से साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यानी साल तक अगर पहुंच गया, साल पूरा हो गया तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, या लीज का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो 1 साल का टाइम पीरियड एक्सीड करे तो भी उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और रिजर्विंग ईयरली रेंट, या आप किसी भी लीज के ऊपर अगर जो रेंट वसूल कर रहे हैं वो 1 साल के हिसाब से वसूल कर रहे हैं, तो 1 साल के हिसाब से अगर रेंट वसूल कर रहे हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है।
कैन बी मेड ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा अगर लीज विदाउट रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ओनली बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, तो वो लीज वैलिड लीज नहीं होगी। सेकंड पैराग्राफ पहले पढ़ लेते हैं। ऑल अदर लीजेस of immovable property may be made either by a registered instrument or by an oral agreement accompanied by delivery of possession। तो सेकंड हेडिंग हम इसकी बना लेते हैं ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। अब ये जो ऊपर बातें की, इसके अलावा कोई भी लीज है, तो इसके अलावा कौन सी लीज बचती है जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम है, जो 1 साल को एक्सीड नहीं कर रही, या जिसके ऊपर आप 1 साल का रेंट वसूल नहीं कर रहे। 1 साल से कम टाइम पीरियड की कोई भी लीज है अगर, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। वो लीज ओरल एग्रीमेंट, जुबानी एक मुआहदे से भी हो सकती है, या सिर्फ और सिर्फ उस लीज के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन देके, कब्जा देके उस लीज को किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। उसके लिए जो है वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट का होना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का होना, या किसी भी लीज डीड को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग पे चलेंगे जी, इसी के अंदर, दैट इज execution by both lessor and lessee। और इस थर्ड पैराग्राफ को पढ़ेंगे 107 के। Where a lease of immovable property is made by a registered instrument, such instrument, or where there are more instruments than one, each such instrument shall be executed by both lessor and lessee। अब लीज का जब भी डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, तो वो लीज का डॉक्यूमेंट लेसर और लेसी दोनों की तरफ से उसका एग्जीक्यूट होना मैंडेटरी है। यानी उसके ऊपर देखें एग्जीक्यूट कैसे होगा डॉक्यूमेंट को, लीज डीड बनानी है, यू विल गेट अ स्टैम्प पेपर फर्स्टली। अब उस स्टैम्प पेपर के ऊपर, वो स्टैम्प पेपर किस किस के नाम पे इशू होना चाहिए? लेसर और लेसी दोनों के नाम पे इशू होना चाहिए। जब उन दोनों के नाम पे इशू हो गया, अब उसके ऊपर जब वो डॉक्यूमेंट, वो डीड, लीज डीड तैयार हो जाएगी, वो किरायानामा तैयार हो जाएगा, तो उसके ऊपर लेसर और लेसी दोनों के सिग्नेचर्स का होना जरूरी है। और जिस टाइम पे उसको रजिस्टर करवाया जाएगा, उस टाइम पे भी उन दोनों का वहां पे मौजूद होना जरूरी है। This is how a lease deed will be executed, और इसकी एग्जीक्यूशन लेसर और लेसी दोनों की मौजूदगी में ही हो सकती है। लास्ट इसके अंदर जो बात लिखी है, लास्ट पैराग्राफ है, उसकी हेडिंग पहले लिख लेते हैं, दैट इज नोटिफिकेशन by provincial government। और इस बात को पढ़ते हैं जी, provided that provincial government may from time to time by notification in the official gazette direct that leases of immovable property other than leases from year to year or for any term exceeding 1 year or reserving a yearly rent or any class of such leases may be made by unregistered instrument or by oral agreement without delivery of possession। ओके जी, इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है। इस हवाले से ऑफिशियल गजट में वो रूल्स दे सकती है कि जो तो लीजेस कंपल्सरी रजिस्टरेबल हैं, उनके अलावा जितनी लीजेस हैं उसके हवाले से रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह सकती है जी कि ये जो लीज है जिसका टाइम पीरियड 6 माह है, इसको सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से कर दिया जाए। अगर कोई लीज जिसका टाइम पीरियड 8 माह है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बाय नोटिफिकेशन कि इसका भी रजिस्टर करवाना
जरूरी है, या इसके ऊपर फला रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इख्तियार है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब भी इस इख्तियार को, इस पावर को एक्सरसाइज करेगी तो इसका नोटिफिकेशन उनके लिए जरूरी है कि वो ऑफिशियल गजट में पहले देंगे, उसके बाद इस राइट को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे जी, ये सेक्शन हमारा 107 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें 4 बातें ही आपने डिस्कस करनी है। नेक्स्ट वी विल गो टू सेक्शन 108। सेक्शन 108 जी, सेक्शन 108 डिस्कस करता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ lesser and lessee, rights and liabilities of lesser and lessee। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जी liabilities of lesser को, वही पहले डिस्कस भी हुई है। liabilities of lesser अंडर सेक्शन 108 सबसे पहले वही डिस्कस हुई है। तो नंबर 1 जी, लायबिलिटी क्या है लेसर की। लेसर कौन है? जिस शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शख्स को दी है और उसको राइट ऑफ पोजेशन या राइट ऑफ एंजॉयमेंट ट्रांसफर किया है। तो लेसर की सबसे पहली लायबिलिटी क्या है? टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट। जो प्रॉपर्टी लेसर लीज पे दे रहा है, अगर उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिफेक्ट पाया जाता है, कोई मटेरियल डिफेक्ट पाया जाता है जिससे उस प्रॉपर्टी को नुकसान हो सकता है, या जिससे कल को जिसने प्रॉपर्टी ली उस शख्स को कोई नुकसान हो सकता है, तो लेसर की लायबिलिटी है कि जिस टाइम वो प्रॉपर्टी लीज पे, रेंट पे लेसी को देगा, उसी टाइम वो मटेरियल डिफेक्ट डिस्क्लोज करेगा, उसको बताएगा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर ये डिफेक्ट, ये कमी मौजूद है। यानी फॉर एग्जांपल अगर उस प्रॉपर्टी में सीपेज है और ये खतरा है कि सीपेज ज्यादा है, इस प्रॉपर्टी की कोई दीवार बैठ सकती है, इस घर की कोई दीवार बैठ सकती है जिसको मैं लीज पे दे रहा हूँ, उसकी जानो माल को इससे खतरा हो सकता है। दिस इज अ मटेरियल डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट जब प्रॉपर्टी रेंट पे देगा लेसर, तो उस टाइम पे इस डिफेक्ट को डिस्क्लोज करना उसके लिए मैंडेटरी है। नंबर 2 इज टू पुट लेसी इन पोजेशन। सेकेंडली जी, ये लेसर की जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी कौन दे रहा है? किसकी प्रॉपर्टी है? कौन उसका कब्जा दूसरे को दे रहा है? राइट ऑफ यूज या एंजॉयमेंट दे रहा है? लेसर दे रहा है। तो लेसर की ही जिम्मेदारी है कि वो लेसी को उस जगह का काबिज बनाए, यानी उसको उस जगह का पोजेशन दे। चाहे उसके अपने पास वो पोजेशन है, अगर अपने पास है तो फिर उसको उसका पोजेसर बना दे, काबिज बना दे। अगर अपने पास पोजेशन नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के पास उसका पोजेशन है, तो भी लेसर की जिम्मेदारी है कि वो उस थर्ड पार्टी से उसका पोजेशन लेके लेसी को दे और लेसी को उसका पोजेसर, काबिज बनाए। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट विद लेसी जी। थर्ड इसके अंदर लायबिलिटी है। ये भी लेसर की जिम्मेदारी है कि लेसर लेसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लीज एग्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की है, लेकिन रिक्वायरमेंट वही रहेगी। अगर तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है और लीज 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए है, तो फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं लागू होगी। लेकिन अगर लीज 1 साल से ज्यादा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट लिखना और इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना लेसर की जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है। नेक्स्ट एसेंशियल नेक्स्ट लायबिलिटी है जी, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ
टाइम पे लीज चल रही है उस दौरान अगर लेसी इंतकाल कर जाता है, लेसी वफात पा जाता है, यानी जिस शख्स के पास वो प्रॉपर्टी थी वो शख्स इंतकाल कर जाता है, तो अब इस सूरत के अंदर लेसर की जिम्मेदारी है कि वो उसके लीगल हेयर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी थी जो लीज हुई 1 साल के लिए, 3 माह बाद एग्रीमेंट करने के लिए या एग्रीमेंट करने के बाद लेसी का इंतकाल हो गया। अब इस सूरत के अंदर लेसर की क्या लायबिलिटी है कि वो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, यानी उस शख्स के लेसी की जो औलाद है वो उनको उस प्रॉपर्टी का पोजेसर बनाए और रिमेनिंग जो 9 मंथ्स हैं, जो 1 साल में टाइम पीरियड अभी बाकी है, वो टाइम पीरियड उसके लीगल हेयर्स को अलाउ करे कि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, उसका राइट ऑफ पोजेशन अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्टली नंबर 5, नो इंटरप्शन या नॉट टू इंटरप्ट। लेसर की जिम्मेदारी है कि जब तक लीज का टाइम पीरियड चल रहा है तब तक उस प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह से मदाखलत ना करे उसके राइट ऑफ यूज के अंदर। वो राइट ऑफ यूज किसका है? वो राइट ऑफ यूज है लेसी का, और वो राइट ऑफ यूज वो एंजॉय कर सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन, बगैर किसी मदाखलत के। मदाखलत किसकी तरफ से हो सकती है? मदाखलत हो सकती है फ्रॉम लेसर। वो लेसर के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है कि वो उसके राइट ऑफ यूज या एंजॉयमेंट या पोजेशन के अंदर किसी भी तरह से मदाखलत ना करे। लास्ट लायबिलिटी है जी लेसर की necessary repairs of the leased property। उस लीज प्रॉपर्टी के अंदर जो भी रिपेयर्स जिनकी जरूरत है या जो जरूरी रिपेयर्स हैं वो सारे के सारे किसने करा के देने हैं? लेसी ने करा के देने हैं। यानी जो भी उस प्रॉपर्टी की मुरम्मत है वो सारी मुरम्मत किसने करवानी है? लेसर ने करवानी है, और वो लेसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुरम्मत करवा के उस प्रॉपर्टी को दे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आगे लायबिलिटीज में भी ये पढ़ेंगे, अगर कोई रिपेयर अक्रू होता है, कोई रिपेयर आता है प्रॉपर्टी के अंदर जरूरी है करवाना, जो कि लेसी के राइट ऑफ यूज एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ, तो वो रिपेयर लेसी का करवाना उसकी लायबिलिटी में शामिल है। नेक्स्ट वी विल गो टू द राइट्स ऑफ लेसर जी। राइट्स ऑफ लेसर, कि जिस शख्स ने प्रॉपर्टी अब रेंट पे दी है, लीज की है, उसके राइट्स क्या क्या? नंबर 1, राइट टू कंसिडरेशन। पहला राइट कि जिस शख्स ने प्रॉपर्टी लीज पे दी है उस शख्स का ये राइट है कि वो कंसिडरेशन वसूल कर सकता है। कंसिडरेशन यहाँ पे वो फुल फ्लेज कंसिडरेशन सेल के सेंस में नहीं है, यहाँ पे कंसिडरेशन से मुराद ज़र्रे बदल ही है, लेकिन वो किस शेप में होगा? वो पैसे की शेप में हो सकता है, वो क्रॉप्स की शेप में, फसल की शेप में हो सकता है, किस्म में हो सकता है, या सर्विसेज की शेप में हो सकता है। और वो कैसे पे किया जाएगा, कब पे किया जाएगा? जो भी टर्म्स लेसर और लेसी के दरमियान एग्रीड हैं, और वो टर्म्स क्या एग्रीड होंगी, चाहे तो किसी मंथली बेसिस पे है तो वो पे किया जाएगा, चाहे ईयरली बेसिस पे है तो पे किया जाएगा, और चाहे तो वो किसी खास ओकेजन पे अगर डिसाइडेड है तो पे किया जाएगा। ओकेजन हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर फसल के अंदर शेयर, क्रॉप्स में शेयर मिलना है तो फसल की कटाई उसका ओकेजन होगा जिसके ऊपर वो शेयर पे किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 राइट जी, लेसर का
to receive consideration in time, कि वो कंसिडरेशन जो दोनों के दरमियान डिसाइडेड है, वो कंसिडरेशन लेसर का ये राइट है कि वो इन टाइम उस कंसिडरेशन को वसूल कर सकता है। डिसाइडेड है मंथली बेसिस के ऊपर रेंट पे करना। अब मंथली बेसिस पे रेंट डिसाइडेड है और ये लिखा गया है कि टिल 5th ऑफ एवरी मंथ, हर माह की 5 तारीख तक, हर माह की 10 तारीख तक ये रेंट पे कर दिया जाएगा। अब ये जो टाइम डिसाइडेड है, ये लेसर का राइट है कि उस मंथ की उस तारीख से पहले उसको रेंट पे कर दिया जाए, मैक्सिमम उस डेट को उसको रेंट पे कर दिया जाए। उसका राइट है कि जो रेंट की डेट डिसाइडेड है, जो कंसिडरेशन की डेट डिसाइडेड है, जो टाइम डिसाइडेड है, उसी टाइम के अंदर उसको वो कंसिडरेशन अमाउंट, वो रेंट पे कर दिया जाए। ये राइट है लेसर का। एंड थर्ड एंड लास्ट राइट इज टू रीटेक लीज्ड प्रॉपर्टी। ये भी लेसर का राइट है। देखिए, एक प्रॉपर्टी लीज हुई फॉर 1 ईयर या फॉर 2 इयर्स। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद लेसर का राइट है कि अब वो अपनी प्रॉपर्टी को लेसी से वापस ले सकता है, उसका हक है। नंबर 1, ये बात समझ आ गई कि जब जितने टाइम पीरियड के लिए लीज का एग्रीमेंट था, वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो लेसर का राइट एक्रू हो गया अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने। नंबर 2 सिचुएशन इसमें क्या हो सकती है कि जिस मकसद के लिए वो प्रॉपर्टी लीज करवाई गई थी, अब उस मकसद से हटके कोई मकसद इस्तेमाल किया जा रहा है, या कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो उस सूरत के अंदर भी लेसर का राइट है कि वो लस्सी से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक शख्स ने, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लीज की 1 साल के लिए, साल पूरा हो गया, मेरा राइट एक्रू हो गया कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप मेरे पास है, मैंने सिर्फ 1 साल के लिए आपको पोजेशन दिया, राइट ऑफ एंजॉयमेंट दिया, अब मैं वो प्रॉपर्टी आपसे वापस ले सकता हूं। नंबर 2, जो दूसरी बात हमने की, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लीज की, ज़रूरी रकबा था, मैंने उसमें आपसे जो शेयर या रेंट लेना था, वो लेना था शेयर इन क्रॉप्स की सूरत, फसल के अंदर हिस्से की सूरत। अब आपने क्या किया कि आपने उस ज़रूरी रकबे को ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया, क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील कर दिया। दिस इज डैमेजिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये नुकसानदेह है उस प्रॉपर्टी के लिए, उसकी बेसिक जो जिस चीज को प्रॉपर्टी सर्व करती है, अब वो उस चीज को सर्व नहीं कर रही या नहीं कर पाएगी इन फ्यूचर एज वेल। वो एक ज़रखेज़ जमीन, शायद उसके ऊपर क्रिकेट ग्राउंड बनने से वो बंजर जमीन हो जाए, तो अब ये दिस इज डैमेजिंग द प्रॉपर्टी, दिस इज इन वायलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज। वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज मेरे और आपके दरमियान है, उसकी टर्म्स की भी वायलेशन है ये। तो इस सूरत के अंदर उस प्रॉपर्टी को मैं आपसे वापस लेने का हक रखता हूं। These are rights of lessor. Next we will go to rights of lessee. Rights of lessee. इसका पहला राइट है जी, नंबर 1, right of accession. First right जी, what is accession जी? Number 1, accession किसको कहते हैं? accession कहते हैं इजाफे को, किसी चीज में किसी चीज का इजाफा हो जाना, that is accession to the property. अब right of accession से मुराद क्या है? right of accession से मुराद ये है कि अगर लेसर ने एक प्रॉपर्टी लेसी को दी और ड्यूरिंग दी टाइम पीरियड ऑफ लीज, जब वो लीज चल रही थी, उस टाइम पीरियड के दौरान उस प्रॉपर्टी में कुछ इजाफा हो गया,
तो वो जो इजाफा है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस इजाफे के ऊपर किसका राइट है? उस इजाफे के ऊपर राइट है लेसी का, कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज चल रहा है तब तक लेसी उस ओरिजिनल प्रॉपर्टी को और उसके अंदर जो इजाफा हुआ है, जो इजाफा आया है, उस इजाफे को दोनों को इस्तेमाल कर सकता है। एग्जाम्पल रख लेते हैं ए ने प्रॉपर्टी लीज की बी को ये टोटल लैंड थी जी 1 कनाल, 1 कनाल जमीन थी ये टोटल, और ये जमीन किसी नहर के साथ थी। उस नहर ने अपना रुख बदला, टोटल एक ही लैंड वहां पे एग्जिस्ट कर रही थी 2 कनाल, 1 कनाल नहर या दरिया के अंदर थी और 1 कनाल बाहर थी। उस नहर ने अपना रुख बदला और उसकी वजह से जो 1 कनाल नहर के अंदर थी वो जमीन भी बाहर आ गई। तो अब इस सिचुएशन में बी उस टोटल लैंड को जो है उसके ऊपर राइट ऑफ एंजॉयमेंट इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ी कैटेगोरिकल कर लेते हैं एग्जांपल। इसने एक जो है वो 2 कनाल का कॉन्ट्रैक्ट किया, लैंड जो है वो ट्रांसफर की लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बी को, ए ने। बाद में दरिया ने रुख बदला और 1 कनाल जो है वो उसकी जमीन दरिया में आ गई। लेटर ऑन दरिया ने फिर रुख बदला और 2 कनाल जमीन उसकी सारी की सारी बाहर आ गई। तो ये एक्सेशन है प्रॉपर्टी के अंदर, उस प्रॉपर्टी में इजाफा है और इस इजाफे के ऊपर किसका हक है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज? इसके ऊपर लेसी का राइट है कि उस प्रॉपर्टी में जो भी इजाफा होगा वो उस इजाफे को इस्तेमाल कर सकता है, उस एक्सेशन को यूज कर सकता है। कब तक? जब तक लीज का टाइम पीरियड चल रहा है। जब लीज का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो ओरिजिनल लैंड अलोंग विद एक्सेशन, यानी 2 कनाल, 1 कनाल ओरिजिनल जमीन थी, 1 कनाल दरिया के रुख बदलने से निकली। तो अब 1 कनाल जमीन और 1 कनाल जो दरिया के रुख बदलने से निकली, अब वो एक्सीडेड लैंड भी वापस करेगा टू दी लेसर, उसके ऊपर लेसर का ही राइट होगा। नंबर 2 राइट जी लेसी का, to declare lease to be void। ये भी लेसी का राइट है कि वो किसी भी लीज को void डिक्लेयर कर सकता है। कब? जब अगर बिकॉज ऑफ फायर, फ्लड, किसी भी रीजन की वजह से अगर उस लीज प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचता है, अगर उस लीज प्रॉपर्टी कंप्लीटली या पार्टली डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये लेसी का राइट है कि चाहे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इस सूरत के अंदर। लेसी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे दे। यानी अगर ए ने बी को एक प्रॉपर्टी लीज की और उस लीज टाइम पीरियड के दौरान जंग छिड़ गई, जंग छिड़ने की वजह से वो प्रॉपर्टी तबाह हो गई, अब एक के लेसी के पास ये राइट है कि चाहे तो उस प्रॉपर्टी को, उस लीज एग्रीमेंट को, प्रॉपर्टी को पास रखे, लीज एग्रीमेंट को वैलिड कर दे, चाहे उस लीज एग्रीमेंट को वॉइड कर दे। इसके अंदर जो चीजें हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, दैट इज फायर, फ्लड और वायलेंस बाय आर्मी और मॉब। यानी इनमें से अगर कोई भी रीजन होगा और इसकी वजह से उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है होलली या पार्टली, कंप्लीटली या उसका कोई पोर्शन, तो फिर ऑप्शन किसका है? लेसी का ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस लीज एग्रीमेंट को वैलिड भी रख सकता है और वॉइड भी करार दे सकता है, करवा सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू डिडक्ट एक्सपेंसेस। ये भी राइट है लेसी का कि जो अखराजात लेसी ने उस उस प्रॉपर्टी की रिपेयर्स के ऊपर किए, अगर वो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी की रिपेयर करवाना जरूरी हो गया, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल को बेहतर करने के लिए या उस प्रॉपर्टी को डैमेज या नुकसान से बचाने के लिए कोई रिपेयर करवाई, कोई मुरम्मत करवाई, तो लेसी का ये राइट है कि
कि जो मुरम्मत उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर करवाई, जो अखराजात आए वो अखराजात रेंट में से डिडक्ट कर सकता है लस्सी। यानी अपना खर्चा रेंट 10,000 दे रहा था, अखराजात 7,000 के आए तो 3,000 उस महीने का वो रेंट दे सकता है और 7,000 उन अखराजात के डिडक्ट कर सकता है लस्सी। नेक्स्ट इज राइट टू वकेट। वकेट कहते हैं खाली करने को। लस्सी का राइट है जी कि वो उस प्रॉपर्टी को खाली कर देगा, चाहे टाइम पीरियड पूरा हो गया, चाहे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको अलाउ करती हैं। हर दो सूरत के अंदर लस्सी प्रॉपर्टी को वकेट करने का हक रखता है और लेसर उसको पाबंद नहीं कर सकता। इन दो सूरतों के अंदर टाइम पीरियड 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पूरा हो गया, वो छोड़ के जा सकता है, लेसर पाबंद नहीं कर सकता। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसको अलाउ किया कि उस प्रॉपर्टी को खाली कर सकता है, हक रखता है, तो भी उस प्रॉपर्टी को वो खाली कर देगा उन टर्म्स के पूरे होने के ऊपर। नेक्स्ट इज राइट टू क्रॉप सीड। राइट टू क्रॉप्स, जो भी फसल वगैरह उस प्रॉपर्टी के ऊपर हो रही है, अगर एग्रीकल्चरल लैंड लस्सी ने ली है लेसर से, तो जो भी फसल वगैरह उस प्रॉपर्टी के ऊपर हो रही है वो फसल वगैरह के ऊपर लस्सी का हक है कि वो ज़रूरी ज़मीन में जो भी फसल है वो अपने पास रख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज राइट ऑफ लस्सी, अगर कॉन्ट्रैक्ट ने ऐसा अलाउ किया है तो। नेक्स्ट इज राइट टू ट्रांसफर। राइट टू ट्रांसफर जी, ये बात समझने वाली है थोड़ी सी। राइट टू ट्रांसफर से मुराद क्या है? राइट टू ट्रांसफर एक क्लॉज होती है रेंट एग्रीमेंट्स में या लीज एग्रीमेंट्स में, दैट इज सबलेटिंग क्लॉज। सबलेटिंग क्लॉज से मुराद क्या होती है? सबलेटिंग क्लॉज से मुराद ये होती है कि आप किसी प्रॉपर्टी को, अगर आपके पास वो प्रॉपर्टी आई है एज लेसी, तो आप उस प्रॉपर्टी को आगे किसी को रेंट के ऊपर, लीज के ऊपर नहीं दे सकते। दिस इज सबलेटिंग क्लॉज। ये पाबंदी होती है आपके ऊपर कि आप किसी भी लीज प्रॉपर्टी को आगे सबलेट नहीं कर सकते, किसी को आगे नहीं दे सकते। अब अगर लेसी उस प्रॉपर्टी को आगे सबलेट करना चाहता है या लेसी उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में कि अगर लेसर उसको इस चीज की इजाजत दे। यानी एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, ये ए ने बी को रेंट आउट किया, बी उसको आगे उसका कोई पोर्शन सी को रेंट आउट करना चाहता है, तो बी ऐसे नहीं कर सकता। दिस इज वेरी क्लियर। दिस इज सबलेटिंग क्लॉज व्हिच बार्स दैट, इस कॉन्ट्रैक्ट को रोकती है। लेकिन बी ऐसा कर सकता है अगर ए जो कि लेसर है वो कंसेंट दे दे, इजाजत दे दे, अपनी रजामंदी जाहिर कर दे ऐसा करने पे, तो लेसी या बी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। So these are rights. Next we will go to liabilities. Next are liabilities of lessee. Number 1, to disclose any fact. lessee की लायबिलिटी है कि जो भी फैक्ट उसके नॉलेज में है, जिसकी वजह से, कोई स्पेशल फैक्ट की वजह से वो उस प्रॉपर्टी को लीज करवा रहा है, जो उसकी नॉलेज में है और लेसर की नॉलेज में नहीं है, और जो उस प्रॉपर्टी की मालियत या स्पेसिफिक कोई भी चीज को, इंटरेस्ट को इनहैंस करती है, तो फिर लेसी की जिम्मेदारी है कि उस फैक्ट को वो लेसर को पहले बताएगा, कम्युनिकेट करेगा उस प्रॉपर्टी को लीज करवाने से पहले। ये मैंडेटरी है लेसी के लिए ये डिस्क्लोजर। नंबर 2 जी, टू पे रेंट एंड प्रीमियम। ये भी लेसी की जिम्मेदारी है कि वो रेंट और प्रीमियम अदा करेगा उस प्रॉपर्टी का, विद इन टाइम अदा करेगा। जो भी लेसी और लेसर के दरमियान रेंट या प्रीमियम डिसाइड
ग्रांटेड है वो अदा करना लेसी की जिम्मेदारी है और विद इन टाइम अदा करना इसकी जिम्मेदारी है। टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी जी, लेसी की जिम्मेदारी है कि उस प्रॉपर्टी को एहतियात से इस्तेमाल करेगा और उसको अच्छी कंडीशन में रखे, एहतियात से इस्तेमाल करे और उसको अच्छी कंडीशन में रखे। और किस कंडीशन में या किस तरीके से इस्तेमाल करे? टू यूज प्रॉपर्टी एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक आम अकल रखने वाला आदमी जिस तरीके से किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है, इसके लिए भी जरूरी है कि उस प्रॉपर्टी को उसी तरीके से इस्तेमाल करे। एक तो उस प्रॉपर्टी को ऐसे इस्तेमाल करे कि प्रॉपर्टी अच्छी कंडीशन में रहे, उस प्रॉपर्टी को एहतियात से इस्तेमाल करे, और एक आम अकल रखने वाला आदमी जिस तरीके से किसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे, और उस प्रॉपर्टी की जो असल नेचर है उस नेचर के मुताबिक उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना भी जरूरी है। यानी अगर एक प्रॉपर्टी, पहले एक एग्जांपल दी, एग्रीकल्चरल लैंड है, कोई फील्ड है, खेत है, और वहां पे वो क्रिकेट ग्राउंड बना के मैचेस करवाए या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बिल्ड कर दे वहां पे, तो वो उसकी असल हैयत से मुखालफत रखती हुई चीज है और ऐसा करने की लेसी को इजाजत नहीं है। लास्ट लायबिलिटी है जी लेसी की नॉट टू इरेक्ट परमानेंट स्ट्रक्चर। लेसी की लायबिलिटी है कि वो उस लीज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसी और के पास है, प्रॉपर्टी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए सिर्फ लेसी के पास आई है और वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद प्रॉपर्टी रिटर्न हो जानी है टुवर्ड्स लेसर। तो लेसी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली अगर वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बिल्ड करता है लेसी, तो लेसर के पास ये राइट होता है कि जिस टाइम पे वो प्रॉपर्टी वापस ले रहा है वो लेसी को कह सकता है कि जो स्ट्रक्चर आपने बिल्ड किया है स्ट्रक्चर तोड़ के मुझे मेरी प्रॉपर्टी उस ओरिजिनल कंडीशन में वापस की जाए जिस कंडीशन में मैंने प्रॉपर्टी आपको डिलीवर की थी एट द टाइम ऑफ लीज एग्रीमेंट। दिस इज राइट ऑफ लेसर एज वेल। लेकिन लायबिलिटी क्या है लेसी की? कि वो किसी भी तरह से कोई परमानेंट स्ट्रक्चर उसके ऊपर, उस लीज प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं बना सकता। सो दिस इज अ कंप्लीट टॉपिक जी ऑफ लीज, जिसके अंदर हमने लीज की डेफिनेशन 105 है, उसके एसेंशियल्स, उसके बाद लीज हाउ मेड अंडर सेक्शन 107, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लीज डिस्कस किए हैं। कंप्लीट टॉपिक है लीज का हमारा। अब ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का या किसी भी और सब्जेक्ट का सिटी लॉ कॉलेज की वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। अपने ईयर या प्रोग्राम को क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, ये टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। एक चीज लॉ की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आंसर से आती है और क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो आप लोगों के बने हुए हैं, वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचा दिए जाएंगे और मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको कोई ट्यूटोरियल लेक्चर बना के उसके अंदर भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।